मुंबई में इस बार का दशहरा सम्मेलन एकदम अलग रहा। दो दशहरा सम्मेलन हुए, एक शिवाजी पार्क में जो कि उद्धव ठाकरे के गुट ने शिवसेना की तरफ से किया, और दूसरा जो है कि बीकेसी में जो एकनाथ शिंदे गुट ने शिवसेना के नाम पे किया। सवाल है किसने मारी बाजी और कौन है गद्दार, क्योंकि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगे और जिस तरह से भीड़ जुटाई गई, उससे किसमें कितना है दम और कौन ले जाएगा शिवसेना की विरासत, इसको लेकर बहुत ही चर्चाएं चल रही हैं। इस संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ सचदेव जी। सर, दोनों सम्मेलन आपने देखा, बीकेसी वाला भी, शिवाजी पार्क वाला भी। आपको क्या लगता है किसने बाजी मार ली? बाजी मारने वाली बात नहीं है। ये आसान होता है कहना कि कौन बाजी मार गया। अगर संख्या के आधार पर नाप तोल कर रहे हैं हम लोग, तो हमें लगेगा कि चलो जी शिंदे वाले में तो संख्या ज़्यादा बताई जा रही है और उद्धव वाले में संख्या कुछ कम है। तो वैसे भी ये छोटा ग्राउंड था, वो बड़ा ग्राउंड है। सब जानते हैं कि वो बड़े ग्राउंड में ज़्यादा लोग आने वाले थे। और फिर जिसके पास सरकार होती है, जो सरकार चला रहा होता है, उसके पास बहुत संसाधन होते हैं, बहुत तरीके होते हैं और बहुत सारे लालच भी होते हैं लोगों को उनसे, उनके प्रति लोगों का आकर्षण भी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे इस बात को नापा जाना चाहिए किसने बाजी मार ली। नापा इस बात से जाना चाहिए कि दो सम्मेलन हुए यहाँ पर और दोनों में क्या बातें कही गई, उस पर महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए जो नहीं होती है अक्सर। जैसे उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, तो उनका सारा जोर अपने आप को बाला साहब का बेटा बताने पर नहीं था। मुझे लगता है कि उन्होंने ज़्यादा जोर शिवसेना की बजाय, मतलब शिंदे गुट की बजाय भाजपा पर दिया और भाजपा के खिलाफ उन्होंने बात की। उन्होंने जो वाक्य कहा था कि भाजपा ने मुझे छुरा घोंपा, इसी बात को लेकर के शिंदे गुट ने ये कहा था कि साहब 2019 में आपने गद्दारी की थी कि भाजपा के साथ छोड़ करके आप कांग्रेस के साथ जुड़ गए, जो कि बाला साहब ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनका दावा यही रहा कि हम बाला साहब ठाकरे के साथ काम कर रहे हैं, उनके उद्देश्यों पर, उनके नियम बताई से सिद्धांतों पर, उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। और आप लोग जो हैं कांग्रेस के साथ मिलकर के उस कांग्रेस के साथ जिसे बाला साहब गाड़ देना चाहते थे, मुझे लगता है कि वो तर्क बार चलेगा नहीं बहुत ज़्यादा। हिंदुत्व का नारा जरूर शिवसेना के साथ जुड़ा है और उस बात को लेकर शिंदे गुट बार बार कहता रहा है और कह भी रहा है, लगातार कह रहा है इस बात को कि हिंदुत्व को छोड़ दिया, बाला साहब के हिंदुत्व को। मुझे लगता है ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखेंगी। भीड़ वहाँ जरूर इस समय ज़्यादा थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर उससे ये कहना कि वो ज़्यादा सफल होंगे और ये कम सफल हुए, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है भाषण की दृष्टि से अगर दोनों के भाषण की तुलना की जाए तो निश्चित रूप से हमारे उद्धव ठाकरे का भाषण जो है ज़्यादा सारगर्भित था, जिसमें ज़्यादा मतलब ताकत भी दिखाई देती थी। जी, वो पहले से भी वक्ता रहे हैं, बोलते रहे हैं। हाँ, एकनाथ शिंदे को पहले बहुत वक्त नहीं मिला था, अब उनको अब थोड़ा मौका, मौका मिला, वो भी उनको एक मिलना कारण हो शुरू हो सकता है, गया। वो भी एक कारण हो सकता लेकिन है। एक सवाल इसमें है कि जब बगावत हुई और मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई उद्धव ठाकरे से, तब एक बात आई कि शिवसेना ही अब खत्म होने जा रही है। तो ये जो चुनौती थी उद्धव ठाकरे के सामने, क्या वो चुनौती अब समाप्त हो गई? कल उन्होंने दिखा दिया कि असली शिवसेना वही है। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि असली शिवसेना वही है या वो है। दो इससे कुछ, मैंने जैसे शुरू में कहा कि तय नहीं हो जाता है कि दोनों में से किसके यहाँ भीड़ ज़्यादा थी इसलिए वो ज़्यादा हो गया का। मुझे लगता है ये तय अभी जल्दी होने वाला है, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे कि अब मनपा के चुनाव होंगे, मुंबई म्यूनसिपैलिटी के, तो सामने बात आ जाने वाली है उस समय कि कौन किसका वर्चस्व ज़्यादा है। या उससे पहले भी एक उपचुनाव होने वाला है अंधेरी में, अंधेरी में ही शायद, हाँ। तो वहाँ भी पता लग जाएगा कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, उनसे तय होगा। इससे भाषणों से और इन सभाओं से ये तय नहीं होगा कौन जीत गया और कौन हार गया। ऐसा मुझे लगता है ये बहुत गलत तरीका होगा सोचने का। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, इसमें कोई शक नहीं है, दिखाने के लिए कि हमारा वर्चस्व ज़्यादा है। और ये स्वाभाविक होता है, जिसको भी अपनी राजनीति करनी है वो सब चीज़ें तो करेगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि कल की रैली को देखते हुए उद्धव ठाकरे ये बताने में वो एक हद तक सफल रहे हैं कि शिव सैनिक उनके साथ हैं। ऐसा नहीं है कि शिव सैनिक उनको छोड़ करके चले गए सारे के सारे। तो उस मुझे लगता है उस दृष्टि से देखें तो उद्धव को सफलता मानी जानी चाहिए। दोनों ने एक दूसरे को गद्दार कहा, तो दोनों ने एक दूसरे पर गद्दार तो कहा। क्या माना जाए कि दोनों गद्दार हैं? दोनों गद्दार नहीं हैं, दोनों राजनीति कर रहे हैं। बाला साहब ठाकरे अगर होते तो मैं नहीं जानता वो क्या करते ऐसी स्थिति में, जैसे अब उद्धव ठाकरे के सामने आई थी उस समय जब उन्होंने
भाजपा को छोड़ करके और कांग्रेस और एनसीपी के साथ दिया, लेकिन वो अपने तरीके से एक राजनीति कर रहे थे। उनको साफ लग रहा था कि भाजपा जो है वो शिवसेना को खा जाएगी, ये स्थिति बन सकती है। मुझे लगता है कि ये समझ उनमें थी, वो जो होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। किसी भी बड़े राजनेता में ये समझ होनी चाहिए कि शिव भाजपा का उद्देश्य इस समय शिवसेना के साथ मिलकर के हिंदुत्व की जय जयकार करना नहीं है। इस देश में भाजपा का उद्देश्य इस समय, वो तो साफ कह भी चुके हैं कि हम विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। एक इशारा उद्धव ठाकरे के भाषण में ये था कि जब एक ही पार्टी की सत्ता होगी पूरे देश में तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, तो लोकतंत्र समाप्ति की ओर जा रहा है, ऐसा आपको भी लग रहा है? नहीं जा रहा है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसी कोशिश की जा सकती है जिस तरह से करना चाहते हैं। जैसे शुरुआत जब हुई थी तो मुझे याद है, जब चुनाव में पहला चुनाव हुआ तो उस समय ये नारा इन्होंने दिया था भाजपा वालों ने, कांग्रेस मुक्त भारत का। उसके बाद भाजपा के अध्यक्ष ने विपक्ष मुक्त भारत की बात कह दी। तो विपक्ष मुक्त भारत का क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है कि एक पार्टी का राज होगा, जैसे चीन में होता है। तो क्या हम वैसा ही राज चाहते हैं अपने यहाँ? मुझे नहीं लगता कि भारत की मनीषा जो है इस बात को स्वीकार करेगी। भारत की जनता इस बात को स्वीकार भी नहीं कर सकती है, और विपक्ष क्या एक अपनी जगह रहेगी। लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित है, मुझे लगता है लोकतंत्र को खतरा नहीं हो जाएगा इन चीज़ों से। लेकिन ये बात ज़रूर है कि भाजपा जिस तरह की अगर बातें कहेगी इस तरह की कि हम विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, तो मुझे लगता है उसका जवाब तो देना पड़ेगा विपक्ष को अपनी ताकत बढ़ा करके। एकनाथ शिंदे जब अलग हुए तो सबसे बड़ा उन्होंने जो बात कही, वजह बताई, वो ये कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलने के बाद। कल के जो भाषण हुए खास करके उद्धव ठाकरे के, आपको क्या लगा कि क्या वाकई में उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है? नहीं, उन्होंने इस बात को रेखांकित करने की पूरी कोशिश की थी कि हिंदुत्व उनके साथ है। उन्होंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, बल्कि हिंदुत्व की बात करने वाली भाजपा ने उनके साथ गद्दारी की है। भाजपा ने उनकी पीठ पे छुरा घोंपा है, भाजपा ने उनको छोड़ा है, उन्होंने नहीं छोड़ा है भाजपा को। एक तरह से देखा जाए तो आप सोचिए ना कि भाजपा ने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी नहीं सवेरे 6 बजे। अजित पवार के साथ अजित मिलके? पवार तो मतलब पार्टी का समर्थन नहीं था? पार्टी का समर्थन नहीं था, लेकिन अजित पवार उस समय हो उद्देश्य क्या था उसका? अजित पवार व्यक्ति नहीं थे, एक व्यक्ति की बात नहीं थी, वो पूरी पार्टी जानी थी साथ में। अगर जाने की तो वो नहीं गई, वो अलग बात है, लेकिन बनाई तो थी ना। उन्होंने शिवसेना को छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? तो फिर उनको दोषी क्यों नहीं माना जाए, उनको गद्दार क्यों नहीं माना जाए? जिस कटप्पा की बात कटप्पा की बात हमारे उद्धव ठाकरे कर रहे थे, तो वो कटप्पा तो वहाँ भी है। उसे चाहे आप मतलब खोखे वाली बात कह दो, गदर कह दो। गदर कहना बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है गद्दारी वाली कोई बात नहीं होती। राजनीति है, राजनीति में ये सब होना ही है, सब अपना अपना फायदा देखते हैं। तो ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उन्होंने एनसीपी के भी और कांग्रेस का भी कहा कि ऐसे समय में उन्होंने मेरा साथ दिया, और जो लोग थे जिन्हें मैंने बहुत कुछ दिया उन्होंने मुझे साथ नहीं दिया। तो ये हिंदुत्व की लाइन की जो बात है, तो क्या एक सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर चल रहे हैं वो, ये माना जाए? वो हिंदुत्व जो सबको लेकर साथ देखो, हिंदुत्व की बात करना तो वो छोड़ेंगे नहीं ना, कोई दोनों में से कोई भी नहीं छोड़ेगा। भाजपा भी नहीं छोड़ेगी हिंदुत्व की बात करना, क्योंकि भाजपा ने उसका बहुत फायदा उठा लिया है। और शिवसेना भी ये हमारे हमारे उद्धव ठाकरे गुट भी नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवसेना की बहुत बड़ी ताकत हिंदुत्व थी। असल में शिवसेना की जब शुरुआत हुई है 60 के दशक में, तो उस समय स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। शुरुआत हुई थी दक्षिण भारतीयों के विरोध में, उसके बाद में वो जाकर के भैया के विरोध में हो गई। लेकिन उससे भी बाला साहब ठाकरे को तब ये लगा था कि ये उतना व्यापक मुद्दा नहीं है जितना मेरा होना चाहिए। अगर मेरा अस्तित्व बने रहना है तो मैं सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बना, थोड़ा सा उनकी मतलब अपनी बहुत सारी इच्छाएं थी, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो उन्होंने उस समय हिंदुत्व को अपनाया था। वो हिंदुत्व अब भी शिवसेना के साथ रहेगा, उसकी बात तो होगी ही। दोनों दावे करेंगे, शिवसेना भी करेगी, भाजपा भी करेगी, शिंदे गुट भी करेगा, और कोई उससे छूटने की कोशिश नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं नहीं हूँ। लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में इस बात को साफ साफ कहा जरूर है कि हमको हिंदुत्व भाजपा से नहीं सीखना है। ये उनकी शिवसेना की अपनी भाषा है कि हमको देशभक्ति उससे नहीं सीखनी है, हमको महाराष्ट्रवाद उससे नहीं सीखना है, ये बोलते रहते हैं। लेकिन इसमें एक बात तत्व तो है कि आज हिंदुत्व के नाम पर भाजपा भी सिर्फ हिंदुत्व की बात नहीं कर पा रही है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर नहीं चल पा रही है। उसका फायदा उसने उठा लिया जितना उठाना था, आगे भी उठाती रहेंगी, वो कोशिश करेंगे इस बात की। लेकिन वो सिर्फ हिंदुत्व को लेकर के नहीं चलेगी। देश बहुत बड़ा है, ये
इतने बड़े देश को साथ लेकर के चलना आसान काम नहीं होता है। तो कल के दोनों सम्मेलन से क्या ये साफ हो पाया है कि बाल ठाकरे की विरासत का हकदार कौन है? देखिए, विरासत का हकदार वाला मामला जो है बड़ा एक उद्धव ठाकरे के पास में दावा सिर्फ इसी बात का है कि उसके पिता बाला साहब ठाकरे थे। उन्होंने कहा भी कि मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूँ, मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे हूँ। वो क्या कहना चाहते थे? यही कहना चाहते थे कि उनकी विरासत मेरे पास है। लेकिन वो शिंदे गुट ने जो एक वो नारा लगाया हमारे बच्चन जी की किसी वाक्य को पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, पहले कहीं कहीं जरूर लिखा होगा उन्होंने, जिसको इन्होंने कोट भी किया शिंदे साहब ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मेरा पुत्र है इसलिए वो मेरा उत्तराधिकारी नहीं हो जाएगा, वो मेरा उत्तराधिकारी है इसलिए मेरा पुत्र हो जाएगा। तो ये एक तरीका था उनका, क्योंकि उनको लग रहा है कि शिवसेना में जो भी शिवसेना को मानने वाले हैं तो उन्होंने बाला साहब ठाकरे की अपनी एक लार्जर देन लाइफ इमेज है। उनको लोगों ने भगवान की तरह से देखा है शिव सैनिकों ने, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत उनसे लोग प्यार भी करते थे, आदर भी करते थे, सम्मान भी करते थे और उनसे आतंकित भी हुआ करते थे। तो वो चीज़ बनी रहे, इसलिए दोनों पक्ष कोशिश करेंगे कि हम अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करें, लेकिन उत्तराधिकारी तो वही बनेगा जो चुनाव जीतेगा। असली लड़ाई तो चुनावी मैदान पर ही होगी। असली लड़ाई चुनावी लड़ाई है, इसमें हिंदुत्व की कहीं स्थिति नहीं आती है, इसमें और कोई तर्क नहीं आते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि शिवसेना एक ताकत थी। महाराष्ट्र में शिवसेना को हराना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। शिवसेना में बंटवारा हुआ है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, और इस बंटवारे का असर दोनों पक्षों पर पड़ने वाला है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से दोनों पक्ष कमजोर हैं। शिंदे ग्रुप भाजपा के साथ रह करके सरकार बना रहा है या मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ताकतवर वो हो चुके हैं। राजनीतिक दृष्टि से भाजपा ही ताकतवर है, और वैसी स्थिति शिवसेना को भी अपनी बनानी होगी। तो उसके लिए उसको, चाहे वो हिंदुत्व की बात करे, चाहे वो महाराष्ट्रवाद की बात करे, चाहे मराठी मानुस की बात करे, जो कि ज़्यादा मुझे लगता है बॉम्बे में, खासतौर पर महाराष्ट्र में तो ज़्यादा वो चलेगा। मराठी मानुस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, जबकि होनी चाहिए। मुझे लगता है राजनीतिक दृष्टि से दोनों पक्षों को ये फायदे की स्थिति लगेगी, जो मराठी मानुस की बात फिर से उठाएं, उसका समर्थन उनको मिले। लेकिन हिंदू की बात करना दोनों की मजबूरी है, और उस मजबूरी में दोनों जी रहे हैं। धन्यवाद। बहरहाल चुनौती दोनों तरफ है, और सिर्फ एक सम्मेलन से दोनों की राजनीतिक ताकत और बाला साहब ठाकरे की विरासत को नहीं आंका जा सकता है। असली लड़ाई, असली चुनौती तो चुनावी मैदान में होगी। जो जीतेगा वही सिकंदर कहलाता है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।